जैन दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो अभी 1 सितंबर से आप सभी को पता होगा कि दिल्ली पुलिस की नोटिफ़िकेशन आने आने वाला है, फॉर्म का नोटिफ़िकेशन आने वाला है दिल्ली पुलिस का, कि 1 सितंबर से आपके फॉर्म भरे जाएँगे। जितने भी दिन का आए, 25 दिन, 30 दिन जितने भी आए, पता है एसएससी है जो आपका क्या कराएगी, एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। उसने डेट भी दे दी है कि नवंबर में 14-15 नवंबर से आपकी क्या हो जाएँगी, एग्ज़ाम शुरू हो जाएँगे। यानी उसने पहले फॉर्म की डेट दी कि इतने तारीख से फॉर्म की डेट आएगी, फॉर्म निकलेंगे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम की डेट दे दी। मतलब आज अगर देखा जाए 1 सितंबर से आपको कितने दिन बचते हैं? 1 सितंबर से आपके लिए मतलब कि अगर देखा जाए तो पूरे-पूरे 70 दिन बचते हैं। 70 दिन में आपको क्या-क्या किस प्रकार से पढ़ना है वो बात बता रहे हैं हम, कि दिल्ली पुलिस के लिए आपको 70 दिन में किस प्रकार से पढ़ना है, कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो मैं आपको एक जेन्युइन तरीका बताऊँगा कि किस प्रकार से पढ़ें, स्ट्रैटेजी बताऊँगा। अच्छी मतलब कि आपको अच्छी लगे तो फ़ॉलो करना है एक बार, फ़ॉलो करके देख लेना ज़रूर, ये ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है? पहले तो आप उसमें एनालिसिस कीजिए क्या-क्या आना है सबसे पहली चीज़। सबसे पहले आपको पता भी होगा वो चीज़ मैं बता रहा हूँ जैसे एग्ज़ाम कि किस प्रकार से पढ़ना है उसके लिए बता रहा हूँ, आपको पता होगा, सिलेबस का पता होगा, हर चीज़ पता होगा क्या-क्या आता है। तो मैं एक बार बता देता हूँ, तो मैथ कितनी आती है? मैथ सो मतलब इस दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है, केवल मार्क एग्ज़ाम रिटन के ही मार्क जुड़ते हैं, इसकी मेरिट बनती है, फिज़िकल से कोई संबंध नहीं रहता है, इसका ये ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है? फिज़िकल केवल क्वालीफाइंग होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपकी जॉइनिंग-वॉइनिंग होती है, फाइनल मेरिट के आने के बाद, ठीक है? इसमें 2 बार ही मेरिट आती है, ये ज़रूर ध्यान रखिए, एक फिज़िकल के पहले, एक फिज़िकल के बाद। मेडिकल ऐसे ही होता है, मेडिकल के बाद कोई मेरिट नहीं आती, केवल फिज़िकल के पहले 1 मेरिट आएगी और उसके बाद फाइनल मेरिट आती है, ये हो जाता है। तो अब इसमें हम बात करते हैं सिलेबस क्या-क्या आता है, इसमें आते हैं 4 सब्जेक्ट आते हैं, कौन-कौन से आते हैं? मैथ, रीज़निंग, जीके, जीएस और कंप्यूटर आते हैं, ठीक है? मैथ कितने क्वेश्चन आते हैं? मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं। और कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं और जीके जीएस विद करंट अफेयर्स के साथ कितने आते हैं? इसके 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम कंप्यूटर को जीके जीएस में साथ में ऐड कर दिए जाए, तो पूरे 60 नंबर की अगर समझो तो जीके जीएस समझी जा सकती है। एक बड़ा पोर्शन हो जाता है जीके जीएस का, जिसमें आपने अगर जीके जीएस में अच्छे नंबर खींच लिए, मान लो 60 में से अगर 40 भी अटेम्प्ट कर लिए, सही आ गए, जैसे कंप्यूटर को मिला के 60 में से 40 भी अगर सही हुए, तो समझ लिया आपका सिलेक्शन श्योर हो गया। एक समझने की बात बता रहा हूँ जैसे कि 40 अच्छा स्कोर हो जाएगा और फिर उससे ज़्यादा जितना भी होगा वो तो बहुत अच्छा है ही। और मैथ रीजनिंग आपकी 40 क्वेश्चन बनते हैं, 25 की रीजनिंग, 15 की मैथ होती है। तो इसमें किस प्रकार से वो स्कोर अगर आपका 35 प्लस स्कोर है तो वो बढ़िया, जैसे सब 40-35 कितने हो गए, 75 क्वेश्चन हो गए। 75 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन कोई नहीं ले सकता, क्योंकि 75 के बाद आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, ये चीज़ होती है। अब क्या किस प्रकार से पढ़ना है ये बात करने वाले हैं हम। पिछली बार की अपेक्षा क्या-क्या किस प्रकार से पेपर अच्छा आएगा वो अलग बात है, ठीक है? ज़रूर ध्यान रखिए कि कितना क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करना है वो अच्छी बात है और क्या-क्या करना है आपको, ठीक है? अब सबसे पहले बताएँ, अगर आप मैथ रीज़निंग अच्छी कर लेते हैं, मतलब कि मैथ रीज़निंग का 70 दिन है, तो आपको फ़ोकस करना है ऐसे सब्जेक्ट पे जिसमें आप शायद श्योर हो कि इतने नंबर मेरे आ ही सकते हैं। अब जैसे कि मैथ रीज़निंग है, मैथ रीज़निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है श्योर आपके इतने नंबर बन सकते हैं, 35 प्लस आप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कन्फर्म होता है कि इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, कहाँ से आएगा? एक क्वेश्चन आने हैं, रिपीट होने हैं, मैथ और रीज़निंग का सिलेबस मतलब लिमिटेड समझ लीजिए। रीज़निंग कहाँ है कि तर्क अलग लग जाता है तो गलत हो सकती है, लेकिन मैथ ऐसा है कि आप पूरे में पूरे ला सकते हैं, ज़रूर ध्यान रखिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, एक लिमिट टाइम के लिए मतलब कि इस सबसे पहले तो देखना है कि मैथ में कौन-कौन से चैप्टर आने हैं, कौन-कौन से चैप्टर आने हैं, वो पढ़ना है बस केवल, और एक्स्ट्रा कोई नहीं पढ़ना है आपको, ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है? कि ये चैप्टर आने हैं, यही पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि मान लो संख्या पद्धति आना नहीं है, नंबर सिस्टम आना नहीं, अब वो पढ़ रहे हो। बता रहे हैं जैसे आएगा तो उसमें आता है नंबर सिस्टम, बता रहे हैं जैसे नंबर सिस्टम आना नहीं, अब वो पढ़ रहे हो। 3D आना नहीं है, 3D पढ़ रहे हो। जो चैप्टर आना नहीं है वो पढ़ रहे हो, तो ये गलत बात है, क्योंकि टारगेट आप दिल्ली पुलिस का किए हो और किसी और का सिलेबस पढ़ रहे हो, तो ये नहीं होता है, ये ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है? सिलेबस देखिए मैथ का, वही-वही चैप्टर पढ़िए केवल। उस चैप्टर के आप देखिए कि पिछले बार प्रीवियस ईयर भी देखना है, पिछली बार किस-किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कैसे आए थे, वो प्रैक्टिस करनी है आपको ज़रूर। ठीक है? ऐसे ही रीज़निंग में देखिए, रीज़निंग का सिलेबस देखिए, रीज़निंग का सिलेबस क्या-क्या है वही टॉपिक पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करना और इस प्रीवियस ईयर के फिर क्वेश्चन उठाने हैं कि को कैसे-कैसे क्वेश्चन आए, कितने-कितने क्वेश्चन आए वो देखना है, ठीक है? इनकी प्रैक्टिस करनी है और ज़रूरी है, ठीक है? इनकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको आकलन करना है कि मेरे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, वो किस चीज़ में गलत हो रहे हैं दो। सेट पेपर लगाने का मतलब ये होता है, जैसे हमने प्रीवियस ईयर के लगा लिए, ठीक है, उसके बाद सेट पेपर भी लगाना है कि देखना है कि मेरे किस-किस चीज़ में नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन, वो टॉपिक पढ़ना है। जिसमें बनना है उससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। मान लो आपने कम मतलब कि मैथ में आपने पढ़ा, मान लो औसत है, एवरेज में लगाया। अब एवरेज में सब बनना है लेकिन 1-2 टाइप के सवाल नहीं बनना है, तो वो आपको देखने पड़ेंगे, तभी तो आपको आगे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जैसे मान लो आप सब बनना है, 2-4 कुछ टाइप के क्वेश्चन नहीं बनना है, वो छोड़ दो, तो धीरे-धीरे आपको और क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये ज़रूर ध्यान रखिए।
तो जो क्वेश्चन नहीं बनना उसको दोबारा रिवीजन करना है, ये जरूर ध्यान रखिए। तो अगर मैथ रीजनिंग में अपना इतना स्कोर कर लिए, इस प्रकार से पढ़े तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे मैथ रीजनिंग में, ये बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीके जीएस विद कंप्यूटर की। तो अब इनमें सबसे ज़्यादा किस पे टॉप मतलब कि ध्यान देना चाहिए, जीके जीएस पे, कंप्यूटर पे। तो दो चीज़ें बताएं आपको, जीके जीएस और करंट अफेयर्स में आप बताइए मतलब कि पोर्शन किसका बड़ा है, ये जरूर ध्यान रखिए। अब जैसे जीके जीएस में क्या क्या शामिल होता है, सब कुछ होता है, भूगोल होती है, इतिहास होती है, संविधान होता है, और मतलब अर्थशास्त्र होती है, स्टैटिक होती है, और विज्ञान होती है, ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, जीके जीएस में। अब सोचिए, और इसके बाद कंप्यूटर केवल सेपरेट है, उसका सिलेबस भी सेपरेट है कि कितने कितने चैप्टर आने हैं और 10 क्वेश्चन आने हैं। और जीके जी वो मतलब क्या बोलते हैं उसे, करंट अफेयर्स भी एक सेपरेट है कि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। तो अब दो इनको 3 भाग में डिवाइड करते हैं 60 क्वेश्चन को, एक कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन में, और दूसरा 10 क्वेश्चन का आपका वो मान लीजिए, क्या वो मान लीजिए है, करंट अफेयर्स में है, तो कितने हो गए 20 क्वेश्चन। अब बचे कितने 40 क्वेश्चन में 5-6 सब्जेक्ट आने हैं। कौन कौन से आने हैं कि इतिहास सब्जेक्ट के लिए मतलब कि कौन कौन से टॉपिक आए, इतिहास आएगा, जियोग्राफी आएगा, अर्थशास्त्र आएगा, साइंस आएगा, इसके बाद आएगा आपका संविधान आएगा, मतलब ये चैप्टर आएंगे, मतलब ये टॉपिक आएंगे। अब बताइए इनसे इतने सारे, इतना बड़ा सिलेबस है, इनसे क्वेश्चन आने हैं 40 क्वेश्चन, तो इससे अच्छा है कि हम कंप्यूटर पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आने, थोड़ा सा सिलेबस है, ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरी चीज, करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जीके जीएस है करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड आती है। जैसे एक अब मैं एग्जांपल तौर पे मैं समझाऊंगा आपको कि जीके जीएस करंट अफेयर्स से क्यों संबंधित है, एक चीज बताता हूँ अच्छे से समझ देखो, कि जैसे वर्तमान में मान लो संविधान संशोधन हुआ, एग्जाम्पल तौर पर मानने की बात कर रहा हूँ, जैसे संविधान संशोधन हुआ, तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ वो चल रहा है। अब वो तुमसे संविधान संशोधन ना पूछ के क्या पूछ लिया जाएगा तुमसे, कि पूरे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि संविधान संशोधन प्रणाली किस अनुच्छेद में किस प्रकार से होती है, कौन के साइन होंगे, क्या होगा, इससे संबंधित पूछ ले जाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल दूसरा भी मैं समझाऊँ, वर्तमान में अभी कौन सी G20 की बैठक चल रही है, कौन होस्ट होस्ट कर रहा है, भारत होस्ट कर रहा है वर्तमान में। तो G20 से रिलेटेड वर्तमान में करना पूछ के अब से G20 की इतिहास पूछ लिया जाएगा, कब स्थापना हुई थी, कितने देश हैं, कितने संघ हैं, मतलब कि क्या क्या है, ये सब अध्यक्ष कौन है, सब पूछ लिया जाता है, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। ये होता है मतलब कि जीके का पूछने का तरीका। तो करंट अफेयर्स से रिलेट होके ही जीके पूछ जाती है। अभी जैसे चंद्रयान 3 रॉकेट है, लॉन्च होके पहुंच गया चंदा, वो तो मतलब कि चंद्रमा पर लैंड हो गया, रोवर लैंडर लैंड हो गया और प्रज्ञान चल रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद अब वहां से पूछ लिया जाएगा कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, अब उससे इसरो का इतिहास पूछ लिया जाएगा, इसरो ने जितने भी रॉकेट रॉकेट लॉन्च किए उससे उसका इतिहास पूछ लिया जा सकता है। तो कई सारी चीजें होती हैं, ये पूछ ली जाती हैं, ये जरूर ध्यान रखिए इतिहास में। तो ये आपको रिलेट करके पढ़ना है, अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो ये आपको महत्वपूर्ण होगा। ये तो आपने बता दी कि ये ज़्यादा ध्यान देना है इस पे, ठीक है। अब बताएं कि जीके जीएस किस प्रकार से पढ़नी है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, वो भी बताऊंगा मैं, वो सबसे अच्छी ट्रिक लगती है वो पढ़ने की, ये जरूर ध्यान रखिए। अब एक बार फॉलो करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। देखो एक चीज़ मैं आप बताऊँ कैसे, जैसे आपने कोई भी जीके जीएस टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पढ़ रहे हैं, वो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ने के बाद उसके ऑप्शनल क्वेश्चन जरूर लगाएं। क्या करना है आपको, ऑप्शनल क्वेश्चन जरूर लगाएं। जो भी पढ़ रहे हैं आप ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन लगाने का मतलब है कि कोई भी टॉपिक पढ़ा आपने ऑप्शनल क्वेश्चन लगाए, उससे क्या पता चल जाता है आपको, एक चीज पता चल जाती है कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में आए हुए हैं और किस किस एग्जाम में आते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ना है उसको ऑप्शनल लगाने से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। मैं बताया कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि भाषा भाषा का अंतर हो जाता है, एक शब्द का की बदल जाए तो आपके जीके में आंसर बदल जाता है, जरूर ध्यान रखिए। ये आपको पता ही होगा कि भारत में स्थित भारत की अलग अलग चीज होती हैं, ठीक है। जैसे कि अब दो एक क्वेश्चन चलता है किस पे, भारत की सबसे ऊंची चोटी पे, कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको खुद पता होगा। तो दो क्वेश्चन, अब तो का की वो में अंतर हो गया ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये बताओ कि इतने में डिफरेंस हो जाता है, और जल्दी जल्दी में क्वेश्चन नहीं पढ़ते, वो गलत हो जाते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपने बता दिया क्या करना है आपको, जो टॉपिक पढ़ा उसको ऑप्शन क्वेश्चन लगाने, जिससे पता चल जाए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। ये चीजें होती हैं। अब बुक के लिए बताया, तो बुक देखो मैं किसी के लिए नहीं बताता कि कौन सी, हाँ बताऊंगा तो मुझे अच्छी लगती है वो, मैं ये नहीं कहता कि मैं इसकी स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, देखो भाई। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि मैं पैसे के लिए कुछ नहीं करता, क्यों मेरा चैनल भी अभी मैं डिमोनेटाइज कर रखा हूँ, क्यों 25,000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद भी कोई भी व्यक्ति डिमोनेटाइज चैनल नहीं करेगा, मेरा डिमोनेटाइज चैनल है, मैं किसी का भी प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये जरूर ध्यान रखिए। आपको जो बुक अच्छी लगे उस बुक से पढ़िए,
जिसकी भाषा आपको अच्छी लगे उससे पढ़िए, क्योंकि कोई भी बुक लीजिए उसमें आपको डाटा तो वही दिया रहेगा, आपको डाटा सब में सेम रहेगा। जैसे आप लूसेंट की ले लीजिए, किरण की किताब ले लीजिए जीके जीएस की, तो डाटा तो एक सा ही रहेगा, लेकिन उसमें भाषा अलग अलग प्रकार की लिखी होगी, जो आपको समझ में आए वो अच्छा है, जरूर ध्यान रखिए। और ऐसी ऑफलाइन और ऑनलाइन का है कि जिस टीचर को आपको समझ में आ रहा है पढ़ा तो वही रहेगा, पढ़ाएगा भी वही चीज़, थोड़ा अंदाज हो जाएगा अलग अलग पढ़ाने का, अलग अलग पढ़ाने का तरीका हो जाएगा सबका, कि किससे आपको समझ में आ रहा है। कोई व्यक्ति बहुत भी अच्छा टीचर पढ़ाता है, उससे भी कई व्यक्तियों को समझ में नहीं आता, क्यों? क्योंकि उसका अंदाजा अच्छा नहीं लगता, तरीका अच्छा नहीं लगता पढ़ाने का, किसी को अच्छा लग रहा है। तो वो अलग अलग सोच होती है, अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। और अपने को लास्ट दिन 70 दिन बचे हैं, तो आप इसमें अच्छी तैयारी कीजिए। और इसमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए, मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। आप रोज नहीं लगा पाए तो संडे टू संडे जरूर लगाइए। वो भी मैं प्रेफर करूँगा रोजगार वेतन अंकित यूट्यूब चैनल, मतलब यूट्यूब चैनल है, उनका ऐप है, उस पर डाउनलोड करके आप लगाते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे जो मुझे जानते हैं वो लगाते भी होंगे। तो उसका मतलब कि लगाइए, और जो भी आपको जहाँ भी मिले आपको स्मॉक टेस्ट जरूर लगाना, उसका एनालिसिस करना है कि आज मेरे जो गलत हुए किस टॉपिक में हुए हैं। मैथ रीजनिंग का जरूर एनालिसिस करना है आपको। उस जी के जीएस का करो का नहीं करो, उसमें तो गलत हो जाते हैं क्योंकि नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन कुछ। और लेकिन मैथ रीजनिंग का ये है कि आपको क्वेश्चन नहीं बनना है, क्यों नहीं बनना है, ये दोबारा पढ़ लीजिए, तुरंत पढ़ लीजिए। जीके जीएस तो बहुत लंबी है, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग यही कहती है कि आप प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट में पता चल जाएगा इस टॉपिक से मुझे क्वेश्चन नहीं बनना है, तो एक बार दोबारा रिविजन कर लीजिए। ये है आपकी बात, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो अब मैं इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया, उसकी भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।